जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा डबल स्ट्राइक की गई है। ये जो धर्मांतरण गिरोह है इसके ऊपर की गई है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं प्रीवियस वीडियोस में पहले आपको बताता रहा हूं कि जो एफसीआरए एक्ट है उसके तहत जो भी धाराएं हैं, इसका जो मुख्य बिंदु है और यह कहिए कि इसका जो इसेंस है, ये स्पिरिट जो है वो सारा का सारा निकल करके आता है कि भाई भारत के अंदर ये जो धर्मांतरण जो चलाया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। आप जानते हैं भारत के अंदर, मैं इससे बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूं कि क्रिश्चियंस हो या फिर इस्लामिस्ट हो, ये कोई एक तरीका से गिरोह है और वो पूरी तरीका से भारत के अंदर जो सनातनी लोग हैं उनको जाति में बांट करके उनका धर्मांतरण कराना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो धर्मांतरण है पंजाब के अंदर देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर साउथ के स्टेट्स में ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा कानून बना करके, इसका मतलब है कि एफसीआरए एक्ट को और ज्यादा टाइट बना करके उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पूरी तरीका से। उनके एक, अगर आप सही भाषा समझे तो उनके जो गरेबान है उसको दबा लिया गया है, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। और ये जो कार्य किया गया है भारत सरकार के द्वारा, एक तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये तो कार्य किया ही किया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इस पर जो स्ट्राइक की गई है उसे सुनकर के तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर एक टिप्पणी की गई है। अगर आप उसे सुनेंगे तो आप देखिए, इससे पहले देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा है कि मुसलमानों के अंदर कोई जाति नहीं होती। इसका मतलब है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान होता है, वो जाति उसमें नहीं होती। और कारण ये है, देखिए जब ये धर्मांतरण कराते हैं, इसका मतलब है कि जब किसी को मुसलमान बनाते हैं या फिर ये जो क्रिश्चियन पादरी है या फिर ये मिशनरीज जो है, जब किसी को क्रिश्चियन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं ये, और आपने आम बोलचाल में भी ये सुना होगा कि इस्लाम में तो कोई जाति नहीं होती, या आपने ये भी सुना होगा कि भाई क्रिश्चियंस में तो कोई जाति नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनका धर्मांतरण हो जाता है तो फिर ये दलित क्रिश्चियन हो जाते हैं और दलित मुसलमान हो जाते हैं, और मुसलमानों में फिर बढ़ई भी होते हैं, और मुसलमानों के अंदर बहुत सारी जातियां निकल करके आती हैं। आप मुसलमानों को वैसे तो जानते होंगे, अजलाफ, और यानी कि जो ऊपर के जो वर्ग हैं उन्हें अजलाफ कहते हैं, है ना। इसी तरीका से बांट करके, यानी कि अमीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, फिर जातियां, बहुत सारी जातियां हैं। अब देखिए, जैसे ही आप देखे होंगे कि गुजरात के अंदर मोदी जी खुद कहते हैं कि 70 जातियों को तो मैंने ओबीसी में डाला हुआ था जब वो सत्ता में थे। आप जानते होंगे उनका अच्छा सा ये भाषण भी है कि 70 जाति मुसलमानों की हमने डाली है। अभी आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी, तो आप जानते होंगे कि बहुत सारी जो जातियां, सारी जाति नहीं, बहुत सारी मुस्लिम जाति जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने उनको ओबीसी स्टेटस डाल दिया था, अब उसको शुभेंदु अधिकारी के द्वारा उनमें से बहुत सारी, लगभग 70% जाति, कितना 70%। अब आप कहोगे कि सर सारी क्यों नहीं निकाली। देखिए, निकालेंगे, लेकिन अभी 70% निकाली है, तो 70% मुस्लिम जातियों को अब आरक्षण नहीं मिलेगा बंगाल के अंदर। अब इसी तरीका से आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर ये सारा कार्य चल रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसे समझिए। यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट करते हुए इस्लाम धर्म अपनाने मात्र से कोई व्यक्ति विशेष, देखिए विशेष पिछड़े जाति वर्ग में नहीं आता। सीधा सीधा से उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि आपने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया और उसके बाद में आप उसकी जो कास्ट हायरार्की है उसके अंदर ला करके उसको ओबीसी का दर्जा दिला दीजिए, क्योंकि आप तो यही तो कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ तो कोई जाति नहीं है। जब आपके यहाँ जाति नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जब जो तमिलनाडु सरकार या उसके जो आदेश है, और ये जो आप देख रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट, उसने सीधी सीधी एक बात और भी कही है। उसने यहां से उठा करके कुरान का हवाला दिया है, कुरान का भी हवाला दिया है, और साथ ही साथ जो सुन्नत है उसका भी हवाला दिया है। और जब उन्होंने इसका हवाला, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना, क्योंकि जब आप कुरान या फिर सुन्नत का हवाला देंगे तो ये मौलाना गैंग है, ये भी इसको डिफ्यूट नहीं कर पाएगा। वो इसमें ये तो कह पाएगा कि इस पर बात मत करो, ये कुरान के जानकार नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह पाएगा कि ये गलत है। क्योंकि आप समझिए, जो भी हाई कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, ये अपने आप में यहाँ का जो ये धर्मांतरण गिरोह है इसकी कमर तोड़कर रख देगा। पहला कार्य सरकार ने कर दिया और दूसरा कार्य कर दिया मद्रास हाई कोर्ट। अब आप समझिए इसे, क्योंकि यही मामला, सेम इसी मामले की तरीका से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला और चल रहा है क्रिश्चियन दलित को लेकर। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जिस तरीका का गिरोह कार्य कर रहा है,
आप ये भी जानते होंगे कि पंजाब के अंदर 50% के आसपास आबादी जो है वो दलित हिंदुओं की है, और यही जो दलित हिंदू हैं इनको किस तरीका से कन्वर्ट करने के लिए ये जो सारे कार्य चल रहे हैं, और इसी को लेकर के ही अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। अब ये जो मद्रास हाई कोर्ट का जो मामला आया है ये जाएगा कहां पर, एक तरीका से सुप्रीम कोर्ट के नजर में भी ये जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट के नजर में जाएगा तो बिल्कुल वही आएगी जो सन्नत और ये सुन्नत और हदीस का मामला आया है, वहां पर भी उसी तरीका से बाइबल का हवाला दिया जाएगा, और वहां पर भी यही बताया जाएगा कि देखिए जब आप धर्मांतरण करते हैं तब कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कोई जाति नहीं होती। अगर आप न्यू टेस्टामेंट अगर आप देखेंगे क्रिश्चियंस का, तो वहां पर भी यीशु जो है यानी कि जो ईसा मसीह है वो ईश्वर के पुत्र है, और बाकी सब क्या है, वहां पर एक इगलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि वहां पर भी किसी तरीका की जातियां नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वर्डिक्ट आएगा उसमें इसकी नजर आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, ये जो दोनों वर्डिक्ट दे रहे थे उनमें एक जो जस्टिस है वो के.जी. बालकृष्णन है, और ये जो के.जी. बालकृष्णन है इनके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस के.सी. बालकृष्णन कमेटी ये बताएगी कि हाई कोर्ट के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्डिक्ट है वहां ये बताएगी कि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें किसी भी तरीका का क्या नहीं होता, जाति व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जब ये कन्वर्ट करते हैं उस समय यही कहते हैं कि यहां पर सब समान है, क्योंकि हिंदुओं में जो जाति है उसमें जो नीची जातियां उन्हें दबा करके रखा गया है, इस तरीका की बात करते हैं, जाति भेद की बात करते हैं, और फिर लोगों को कन्वर्ट करने के बाद में ये सारी जातियां भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रेसिडेंटेड सेट होने वाला है इससे, और जब ये जाएगा तब आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहां देखिए, अगर आप इसे एक चीज, हाँ यहां पर देखिए आप, दलित जो है दलितों के लिए पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की जो ईसाई दलित है नहीं माने जाएंगे वाला जो फैसला है बिना चिंता के और सबब की, जो मैं भी आपको बता रहा था, के.जी. बालकृष्णन कमेटी जो है वो इसी के लिए बनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे देश भर के अंदर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं। धर्म के आधार पर संविधान के अंदर किसी भी तरीका का रिजर्वेशन का मामला आता ही नहीं है। संविधान सीधा सीधा मना करता है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो अभी वर्डिक्ट गया हुआ है कि भाई क्रिश्चियंस भी अभी दलित है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या वर्डिक्ट देता है। ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है। ये खबर देखिए 12 अप्रैल 2023 की है, और अभी भी आप देखेंगे 10 अप्रैल 2026 में भी यही बात निकल करके सामने आती है। अब देखिए यहां पर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा विदेशी अंशदान यानी कि FCRA एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है, और यहां पर जो भी एनजीओ है इसके 2-3 प्रावधान जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट यानी कि SBI में और दिल्ली शाखा के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और वहां पर जो भी आप करेंगे उसका मात्र 20% ऑपरेशनल हो सकता है, और 80% जो है वो जाएगा जिस भी मकसद से आया है, यानी कि कोई भूख के लिए है, या फिर गरीबी खत्म करने के लिए, एजुकेशन के लिए, यानी कि या फिर हो सकता है बुजुर्गों के लिए जो होता है उस तरीका से, यानी कि 20% ही आप फंक्शनल खर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपका ऑडिट होगा, जो भी एनजीओ है उसका ऑडिट होगा, और अगर ऑडिट के अंदर किसी भी तरीका की कोई भी अगर समस्या आती है, गलती पाई जाती है, तो 100% पूरे एनजीओ के असेट को अटैच करने का भी प्रावधान है। अब देखिए ये सारे कार्य जब होंगे तो ये FCRA एक्ट के अंदर आप जानते हैं गृह मंत्रालय के माध्यम से नियमों में स्पष्टता की गई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन और धर्मांतरण यानी प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अन्य धार्मिक गतिविधियों जैसे शिक्षा, परंपरा आदि पर प्राप्त किया कर सकते हैं, वो भी 80% आपको उद्देश्य के पर खर्च करना पड़ेगा। ये भारत सरकार है। लाइसेंस रद्द भी कर सकते हैं अगर गलती पाई जाती है, तो संपत्ति 100% जैसे मैंने बताया कि अगर गलती पाई जाती है तो 100% अटैच हो सकती है। न्याय का जो न्यूनतम व्यय सीमा है जो मैंने आपको बताया 20% आप खर्च कर सकते हैं, ये सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार कुछ करे और विपक्ष का जो है अपना प्रतिक्रिया ना आए। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं, और आप भी देख रहे होंगे और आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दुनिया के अंदर राइट विंग, लेफ्ट विंग और इस तरीका की फार लेफ्ट, फार राइट, सेंट्रल वाली पार्टियां होती हैं, लेकिन भारत के अंदर दो ही पार्टियां हो सकती हैं, यानी कि दो ही विचारधारा पॉलिटिक्स के अंदर चलती हैं, या तो आप देशभक्त हैं या तो आप देश विरोधी हैं। अब आप देख लीजिए कौन देशभक्त और कौन देश विरोधी है, ये आपके आमने सामने दिखेगा। अब देखिए कांग्रेस महासचिव है, आप जानते हैं के.सी. वेणुगोपाल, जैसे ही ये बदलाव आते हैं के.सी. वेणुगोपाल जो है ये तुरंत ही क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, और उस पत्र
के अंदर वो कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र और नागरिक समाज पर हमला किया जा रहा है। और लोकतंत्र और नागरिक समाज, आप समझ रहे हैं कि नागरिक समाज का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया नागरिक समाज पर हमला है। इसका मतलब है कि अगर आप एनजीओ को बंद कर रहे हैं तो इससे हो क्या जाएगा कि लोगों तक वो सेवा नहीं पहुंच पाएंगी। वेणुगोपाल ने संशोधन नागरिक समाज पर एक बताया कि गला घोटने वाला बताया है, ब्लैकमेलिंग की रणनीति बताया उन्होंने नए नियमों को लोगों के मन में डर पैदा करने वाला और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये कार्य हो रहा है। अल्पसंख्यक और एनजीओ को निशाना बनाना, आप समझ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि भैया एनजीओ, यहाँ अल्पसंख्यक कहां से आ गया। आप सोचो इस बात है भाई, आप सोच सकते हो ना कि एनजीओ कोई भी चला सकता है, तो यहां अल्पसंख्यक कहां से आ गए। भाई एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यक चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। तो फिर यहां अल्पसंख्यक कहां से आ गए, आप समझो इसे। आगे देखना, भारी शुल्क और जुर्माने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक चूक पर 30% तक का जुर्माना है, और अगर किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो 100% जो है वो हम जो जब्त कर लेंगे। उसके बाद आता है कि सर्विलांस करा जा रहा है, यानी कि भाई अगर देश के अंदर आप देखोगे कि अगर कोई भी एनजीओ चला रहा है, कोई संस्था चला रहा है, तो सरकार क्या यहाँ पर क्यों बैठी है? सरकार मतलब सरकार का कार्य क्या है? हम वेणुगोपाल जी से पूछना चाहते हैं सरकार करेगी क्या? भाई सरकार सर्वेलेंस तो करेगी ना, उसका रेगुलेशन तो करेगी ना, ये देखेगी भाई बाहर के जो लोग यहाँ पे पैसा ला रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, कहीं देश को डिस्टेबलाइज तो नहीं कर देंगे। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कहता क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार के ऊपर है। तो अगर सरकार ये नहीं करेगी, और आप ये भी देखिए, क्या आपकी प्राइवेसी महत्वपूर्ण है या राष्ट्र की एकता अखंडता महत्वपूर्ण है? तो मेरा मानना यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता अखंडता, इस देश के नागरिकों की जो सुरक्षा है, इससे ऊपर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप अपना बताइए, आप क्या मानते हैं? तो मुझे लगता है कि वेणुगोपाल जी को भी यह सोचना चाहिए कि अगर सरकार कार्य कर रही है तो भाई उनका भी तो कोई काम है नहीं है। तो ये सारी की सारी बात है। विपक्ष ने नए एफसीआरए नियमों का वापस लेने की मांग की है। भाई विपक्ष करेगा? मुझे बताओ, कोई कानून आया है और ये कानून आया है विदेशों के लिए, समझो मेरी बात, क्या है? इसका नाम है विदेशी अंशदान। अब विदेशी अंशदान पर विपक्ष को समस्या क्या है, क्या हो सकती है, ये भी आपको जानने की बात है। देखिए कानून का प्रहरी है, आप जानते हैं, दोहरी कार्रवाई और धर्मांतरण पर लगाम लगाएगा। एफसीआरए कड़े का जो नियम बनाए गए हैं, आप समझ सकते हैं ना, पूरा अगर आप तुलनात्मक देखेंगे आ जाएगा। यहां देखिए उन्होंने कहा है कि इस्लाम के अंदर ना तो फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, यानी कि मुसलमान मुसलमान होता है चाहे वो पाकिस्तानी हो, यानी कि ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब है मुसलमान मुसलमान होता है। देखिए कुरान और हदीसों का भी उन्होंने हवाला दिया है। आरक्षण के दावों पर सीधा कहा है कि नहीं मिल सकता, धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता। अब ये एफसीआरए के अंदर आप देख लीजिए, भौगोलिक डिजिटल पारदर्शिता पर केसी वेणुगोपाल का मैंने आपको बता दिया। विदेशी नागरिकों की भागीदारी पर रोक लगाई है, तो भाई सही है, अगर देश के लिए खतरा है तो बिल्कुल लगानी चाहिए। फंड के दुरुपयोग पर जो है संपत्ति जब्त करना 100% आप जानते हैं। आगे देखेंगे धर्मांतरण, और ये जो है मैंने आपको अच्छे से पीछे समझा भी दिया है। न्यायिक प्रहार, मद्रास हाई कोर्ट के मुद्रे बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है। इस्लाम में पिछड़ा आंकड़ा कुछ नहीं होता। देखिए एफसीआरए का अगर आप देखोगे तो निर्णय कार्यकारी नियमों, एग्जीक्यूटिव रूल के माध्यम से गैर सरकारी संगठन जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको पूरी तरीका से चुप कराना है और उन्हें रोकना है। न्यायाधीश GR स्वामीनाथन और जस्टिस PV बालाजी, इनकी जो ये जो दोनों जज है उसमें, जिन्होंने ये निर्णय दिया है और अपना आप में प्रेसिडेंटेड है, याद रखना इस बात को। देखिए इस्लामी न्यायशास्त्र का संदर्भ क्या है, उन्होंने इसे बताया था, हजरत मोहम्मद उनके द्वारा हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस्लाम में उम्मत यानी कि समानता की अवधारणा है। अमीर गरीब और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जब धर्म में पूर्ण समानता है तो धर्मांतरण के बाद जाति कहां से बच जाती है, इसलिए आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते। सैद्धांतिक दावा अगर आप देखेंगे, इसका सिद्धांत के दावा अगर आप देखेंगे, धर्मांतरण का मुख्य तर्क है इस्लाम ईसाई जो कहते हैं कि हमारे यहाँ समानता है और हिंदुओं में जाति व्यवस्था है, तो भाई आप हमारे यहाँ आ जाइए, यही तो कहते हैं ना। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो धर्मांतरण के तुरंत बाद दलित मुस्लिम या दलित ईसाई के रूप में उनको जो है SC ST के लिए लाभ देने के लिए क्यों छोड़ा जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। संभावित, और जो मैंने आपको बता दिया, KG बालाकृष्णन कमेटी जो है बनाई गई है और ये बताएगी कि भाई जो क्रिश्चियन जो दलित है वो हो नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा जब देखेंगे। संवैधानिक न्यायपालिका और कट्टरपंथ उलेमा, जैसे मैंने बताया कि संवैधानिक न्यायपालिका सबसे ऊपर है और ये जो कट्टरपंथी उलेमा है और ये मौलाना है, इनकी अपनी कोई बिसात नहीं है। देखिए कट्टरपंथी समूह जैसे जाकिर नाइक हो गया, ये सारे जो लोग हैं ना, ये नहीं है, ये संविधान से ऊपर नहीं है, ये देश से ऊपर नहीं है। इसीलिए जो भी कानून कहेगा ये देश चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मॉरलिटी है उससे चलेगा। देखिए विदेशी चंदे का मैंने आपको बता ही दिया, ये तो सारा मैंने विधायी बाधा है संसद राजनीति के विरोध के कारण, और ये सारा मैंने आपको बता चुका हूं।
तरह की ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बताना होगा कि भाई आप कहां-कहां कार्य कर रहे हैं, आपको वेबसाइट पर इसका ब्यौरा देना पड़ेगा सरकार को। अगर आप ब्यौरा नहीं देते हैं और अगर सरकार इसे पकड़ती है तो उसके बाद तो 100% संपत्ति को वो अटैच कर सकते हैं। ये सारे कार्य हो गए, संपत्ति की जब्ती, असेट्स इन द पंजीकरण, और ये भी सारा हो गया। पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विपक्ष को दर्द होना जरूरी है, और ये समस्या पर है। आप विचार करना, विदेशी कंट्रीब्यूशन से हमारे विपक्ष को समस्या क्या हो सकती है, बस इतना विचार कर लेना। क्योंकि भैया इनके कंट्रीब्यूशन पे तो सरकार ने कोई रोक लगाई नहीं है। तुम एनजीओ खोल लीजिए, है ना, वेणुगोपाल जी को एनजीओ चलाना चाहिए, है ना, और विदेशी जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं लेना है। अगर विदेश से लोगे तो भाई बताना पड़ेगा, क्योंकि किस माध्यम से लिया गया है। 20% खर्च करना है ऑपरेशनल और 80% आपको काम के लिए खर्च करना है। तो समस्या क्या है, तो सरकार का यही काम है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय